नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो पार्ट प्रथम में भी हमने कुछ मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज पार्ट सेकंड में भी कुछ मैक्सवेल समीकरणों पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, पहली प्रॉब्लम है, सिद्ध करो कि डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी वी एल्फा, जहाँ एल्फा आयतन प्रसार गुणांक है। यानी प्रूव करना है कि डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी वी एल्फा। तो यहाँ पर देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डेल क्यू, तो डेल क्यू कैसे आ सकता है कि अगर हमारे पास ऊपर डेल एस हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस। तो हम वैसा मैक्सवेल इक्वेशन का चुनाव करना पड़ेगा ताकि हम उसको टी से मल्टीप्लाई करके डेल क्यू में चेंज कर सकें। तो इसके लिए देखिए मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से क्या लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। इस समीकरण को दोनों तरफ से टी से गुणा कर दीजिए। क्या इक्वेशन हो जाएगी, टी डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। तो अब हमने क्या कर दिया कि ऊष्मागतिकी की जो नियम है सेकंड, उससे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो टी डी एस के स्थान पर क्या हो जाएगा, डेल क्यू। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि जो आयतन प्रसार गुणांक है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी। ये आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा से हमने अल्फा का मान लिखा है। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 से डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्फा वी। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी वी एल्फा। सिद्ध हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस टी वी एल्फा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा इक्वेशन या कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन हमें यूज करनी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें सूटेबल हो या फिट बैठती हो। अगली प्रॉब्लम देखिए, ऊष्मागतिक संबंधों यानी वही मैक्सवेल इक्वेशंस का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती है, जबकि वास्तविक गैसों की आंतरिक ऊर्जा गैस के आयतन पर निर्भर करती है। यूजिंग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस प्रूव दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस does not depend upon the volume but the internal energy of a real gas does। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि डेल यू अपॉन डेल वी, क्योंकि v के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा u में परिवर्तन, अगर इसका मान 0 आ रहा है तो मतलब डिपेंड नहीं करती है, और अगर यदि इसका मान वॉल्यूम की फॉर्म में आ रहा है यानी v पर डिपेंड कर रही है तो ये आयतन पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण। तो मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से क्या लिख सकते हैं हम, डेल एस अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट वी। इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं,
प्रथम नियम क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और द्वितीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो दोनों को मिक्स करके हमें लिखना है टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या टी डेल एस इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। इससे हम डेल एस का मान निकाल लेंगे। तो डेल एस का जो मान आ जाएगा, इससे सॉल्व कर लीजिए, क्या आगे इसमें टी का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/t डेल यू प्लस पी डेल वी। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से डेल एस का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 1/t डेल यू प्लस पी डेल वी अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट वी, या 1/t, इसको क्या ले सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वी एट टी प्लस डेल वी से डेल वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ p। तो p रख दीजिए इक्वल टू डेल p अपॉन डेल टी एट वी, या डेल यू अपॉन डेल वी एट टी, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है कि वॉल्यूम के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार चेंज हो रही है। तो हमें ज्ञात करना है डेल यू अपॉन डेल वी एट टी। इसको एक साइड लिख लीजिए, बाकी सारे पद दूसरी साइड ले जाइए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी, और पी को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो ये जो इक्वेशन बनेगी डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी माइनस पी। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 3। अब ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का। तो पहले हम अध्ययन करेंगे आदर्श गैस के लिए, और फिर हम बात करेंगे वास्तविक गैसों के लिए। तो देखिए आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से, तो आदर्श गैस के अवस्था समीकरण से हम क्या ले सकते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी। इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। कब करना है, जब v कांस्टेंट हो, क्योंकि हमें डेल यू अपॉन डेल वी कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें इस वाले समीकरण में किसका मान चाहिए, डेल पी अपॉन डेल टी एट वी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष जब v कांस्टेंट हो, यानी v को कांस्टेंट रखते हुए इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, डेल p अपॉन डेल टी एट v इक्वल टू, इस v को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, t का करेंगे तो r अपॉन v। ठीक है, अब r अपॉन v का मान भी हम वापस इस अवस्था समीकरण से रख देंगे। पी वी इक्वल टू आर टी से r अपॉन वी का मान निकालना है, तो r अपॉन वी का मान निकालेंगे तो v को इधर ले जाइए और t को इधर ले जाइए, तो r अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन टी। तो ये मान यहाँ पर हमने रख दिया है, यानी r अपॉन वी इक्वल टू p अपॉन टी, यानी डेल p अपॉन डेल टी एट v के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, p अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो मान है वो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वी एट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी डेल पी अपॉन डेल टी रखेंगे तो पी अपॉन टी माइनस पी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और पी माइनस पी इक्वल टू 0, यानी डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू 0, यानी आंतरिक ऊर्जा वॉल्यूम के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। अर्थात गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात करने के लिए वास्तविक गैसों के अवस्था समीकरण से, तो किस प्रकार लिख सकते हैं अवस्था समीकरण, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट v माइनस बी इक्वल टू आर टी, जहाँ पर a और b कांस्टेंट है। ठीक है, या P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। अब हम इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करना है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट
v प्लस इसका करेंगे तो दोनों कांस्टेंट हो गए, वॉल्यूम भी हम कांस्टेंट मान लिया है और a कांस्टेंट है ही, तो इसका कितना हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष करना है तो इसका हो जाएगा r अपॉन v माइनस बी। तो क्या हो जाएगा डेल p अपॉन डेल t एट v इक्वल टू r अपॉन v माइनस बी। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 से मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल u अपॉन डेल v एट t की। कितनी हो जाएगी t ब्रैकेट r अपॉन v माइनस बी माइनस p। अब देखो ये क्या हो गया आर टी अपॉन वी माइनस बी। तो आर टी अपॉन वी माइनस बी का मान वापस मैं अवस्था समीकरण से रख रहा हूँ। यहाँ से देखिए आर टी अपॉन वी माइनस बी इक्वल टू क्या होता है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। मान रख दिया मैंने यहाँ पर पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर माइनस पी। ठीक है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी डेल यू अपॉन डेल वी एट टी इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। यानी ये जो चेंज है वॉल्यूम के साथ आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, वॉल्यूम पर। ठीक है, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन u1 से लिमिट हो जाएगी u1 से u2 du इक्वल टू वॉल्यूम की जो लिमिट हो जाएगी v1 से v2 a अपॉन वी स्क्वायर dv। इसका समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा u2 माइनस u1 इक्वल टू इसका करेंगे तो a कांस्टेंट है v1 अपॉन वी स्क्वायर का करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। लिमिट लगा दीजिए v1 से v2, हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिमिट रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, यानी u2 माइनस u1 इक्वल टू a ब्रैकेट 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2। इसको नाम दे समीकरण नंबर 6। यहाँ v1 व v2 क्रम से गैस के आयतन v1 व v2 पर आंतरिक ऊर्जाओं के मान हैं। ठीक है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि वास्तविक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है गैस के आयतन पर निर्भर करती है। ये प्रॉब्लम देखिए, मैक्सवेल संबंधों का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती हैं। यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस प्रूव दैट आइडियल गैस डज नॉट शो जूल थॉम्सन इफेक्ट। देखिए इसका हल कि हम जानते हैं कि जो जूल थॉम्सन प्रसार है या जूल थॉम्सन प्रसार है उसमें निकाय की जो एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो एंथैल्पी जो होती है हमारे पास होती है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो ये क्या कांस्टेंट है तो बराबर हो जाएगी नियत या कांस्टेंट। एंथैल्पी में परिवर्तन को हम किस प्रकार ले सकते हैं, DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि H कांस्टेंट है तो इसमें परिवर्तन 0 होगा। du को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, du क्या होता है TdS माइनस PdV। तो du का मान रख दीजिए इसमें TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP इक्वल टू 0। तो PdV से PdV कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा TdS प्लस VdP इक्वल टू 0। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंट्रोपी होती है वो फलन होती है P और T का, यानी दाब और ताप का फंक्शन होती है। तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आंशिक डेल एस इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल पी एट टी डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी एट पी डी टी। समीकरण 1 से ds का मान रखने पर, समीकरण 1 से इस ds का मान रखना है तो इस ds का मान समीकरण 1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा TdS इक्वल टू माइनस वी डी पी, और ds का मान चाहिए तो t नीचे आ जाएगा, इन ds इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन टी। तो रख दिया हमने माइनस वी डी पी अपॉन टी,
इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल पी एट टी डी पी प्लस डेल एस अपॉन डेल टी एट पी डी टी, या टी डेल एस अपॉन डेल टी एट पी डी टी, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन को इधर रखिए और बाकी को दूसरी साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस वी डी पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल पी एट टी डी पी, या टी डेल एस अपॉन डेल टी एट पी डी टी प्लस इसमें से जो कॉमन आ रहा है डी पी इसको कॉमन निकाल लीजिए और बाकी वापस इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, प्लस क्या हो जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी ब्रैकेट डी पी इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 2। देखिए मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से, ये जो मैक्सवेल का है वो हमने चतुर्थ समीकरण इस्तेमाल किया है, तो चतुर्थ समीकरण से हम क्या ले सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल पी एट टी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट पी, एवं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कितनी होती है, सी पी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट पी। तो इन दोनों का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 किस प्रकार चेंज हो जाएगा, सी पी डी टी प्लस ब्रैकेट वी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी होल ब्रैकेट डी पी इक्वल टू 0। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। तो जूल थॉमसन जो गुणांक है उसकी परिभाषा से हम जूल थॉमसन गुणांक क्या ले सकते हैं, म्यू एस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो देखिए डेल टी अपॉन डेल पी, तो समीकरण 3 से हमें डेल टी अपॉन डेल पी एट एच निकालना है। तो देखो क्या ले सकते हैं, डेल पी इधर है, डेल टी इधर है, तो हमें चाहिए डेल पी अपॉन डेल टी, तो इसको इधर ले जाइए राइट साइड में, और डेल पी अपॉन डेल टी इधर आ जाएगा, और ये जो पद है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें इधर जाएगा तो माइनस साइन है, तो ये टी वाला पद पहले आ जाएगा, वी वाला पद बाद में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट टी डेल वी अपॉन डेल टी एट पी माइनस वी, इसको दे दी समीकरण नंबर 4। अब हमें आदर्श गैस के लिए बात करनी है, तो आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण से क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू आर टी। अब हमें क्या करना है, ये जूल थॉमसन गुणांक का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें मान चाहिए डेल वी अपॉन डेल टी एट पी की। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर यानी पी को कांस्टेंट रखते हुए टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या हो जाएगा, पी को कांस्टेंट रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट पी इक्वल टू इसका करेंगे तो 1 यानी आर, डेल वी अपॉन डेल टी एट पी का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, आर अपॉन पी। वापस अवस्था समीकरण से देखिए, आर अपॉन पी का मान कितना हो जाएगा, वी अपॉन टी। इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो जूल थॉमसन जो गुणांक है उसका मान आ जाएगा 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट टी वी अपॉन टी माइनस वी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और v माइनस वी करेंगे तो 0, यानी म्यू एच जो जूल थॉमसन गुणांक है उसका मान कितना हो गया, 0। अर्थात आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन जो गुणांक है उसका मान 0 प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस है जो जूल थॉमसन प्रभाव या प्रसार प्रदर्शित नहीं करती हैं। इस प्रकार मैक्सवेल इक्वेशन पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम है मेन जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें ध्यान रखना है कि उन्हें क्या ज्ञात करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सूटेबल जो मैक्सवेल इक्वेशन का है जो चुनाव करना है, और सारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।